दुनिया जलवायु परिवर्तन के असर का सामना कर रही है। कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। हर फसल को उचित वातावरण और निश्चित तापमान की जरूरत होती है। ऐसे में आशंका ये है कि मौजूदा किस्में बढ़ते तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसका असर पैदावार पर पड़ सकता है। पैदावार में कमी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के उद्देश्यों को पलीता लगाएगी। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में ऐसा सिस्टम लगाया गया है जो इस तरह के अनुसंधान में मदद कर रहा है कि बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन का मौजूदा फसलों पर किस तरह का असर पड़ता है और बीजों में किस तरह के परिवर्तन किए जाए ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति ये सहिष्णु हो जाए। इस सिस्टम का नाम है फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट, जिसे संक्षेप में फेस कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा और आज कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी तकनीक की। साथ ही दिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पर्यावरण संभाग का दौरा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। धरती का तापमान किस कदर बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस साल फरवरी महीने ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आने वाले समय में भी तापमान और भी कई नए रिकॉर्ड बना सकता है। समस्या सिर्फ बढ़ते तापमान की ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की भी है। आइए विस्तार से जानते हैं पर्यावरण को मिल रही इन चुनौतियों के बारे में। आप सब जानते हैं कि तापमान बढ़ रहा है। पिछले साल मार्च अप्रैल में तापमान इतना बढ़ गया था कि गेहूं के जो लेट सोन और वेरी लेट सोन गेहूं में बहुत घातक सिद्ध हुआ। उसके बाद अभी इस साल भी फरवरी 100 साल से भी अब देखा गया आंकड़ा, तो इस फरवरी बहुत तापमान ज़्यादा बढ़ गया और आगे मार्च आशंका है कि ये भी तापमान ज़्यादा ही रहेगा। तो ये सब हो रहा है जलवायु परिवर्तन के वजह से। तो इसमें हम लोग यहाँ जो रिसर्च कर रहा है, जो शोध करते हैं कि तापमान बढ़ने से और जो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने से और ओजोन बढ़ने से फसल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पूरा सेटअप जो हम लोगों का है, यहाँ एक शोध होता रहता है कि फसलों के ऊपर इनका असर क्या पड़ रहा है, इनका ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है, इनका उत्पादकता और क्वालिटी के ऊपर क्या क्या असर पड़ रहा है। तो हम इस शोध से हम ये निकालते हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऐसे कंडीशंस में, एक चीज़। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग जो लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना चाहिए हमारे एग्रीकल्चर के जो भी एक्टिविटीज़ होता है, उसके लिए हम यहाँ बहुत सारा शोध करते रहते हैं। उसमें एक धान से मीथेन जो निकलता है उसका कितना निकल रहा है और उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस हुआ, नहीं तो पानी का प्रबंधन हुआ, नहीं तो यूरिया जो नीम ऑयल कोटेड यूरिया आता है आजकल पूरा देश भर में, तो उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करना है, ये सब का शोध होता रहता है यहाँ। और इसके अलावा नया किस्म क्या है जो ज़्यादा उत्पादकता दे इन प्रतिकूल परिस्थितियों में, उसके लिए भी हमारा बहुत सारा शोध हो रहा है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कि फ्री एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट रिंग। इसका ये है, जैसे तापमान बढ़ रहा है तो तापमान अभी जो बढ़ रहा है तो ठीक है, आगे और भी बढ़ेगा, उसको देखने के लिए हम यहाँ तापमान बढ़ाते हैं 2 डिग्री तक। और दूसरा CO2 बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम 550 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ाते ताकि हम देखें कि जो भी क्रॉप है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रहा है तो कैसे अपना प्रभाव पड़ेगा उन क्रॉप के ऊपर। और दूसरा तापमान भी बढ़ रहा है
तो कैसे प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों का इंटरेक्शन भी हम इसमें समझते हैं, ताकि हमें पता चले कि इन दोनों का जो जब तापमान और CO2 जब दोनों बढ़ रहा है तो उनका प्रभाव फसल पे ऊपर क्या हो रहा है। तो इसमें हम CO2 उधर से निकलता है और वो नैनोपोर से ये स्प्रे हो जाता है, पूरा गैस टाइप में आ जाता है। तो इस रिंग के अंदर ही वो तो देखने में ओपन है, लेकिन रिंग के अंदर ही वो CO2 ज़्यादा लगे रहेगा और बाहर जो देख रहे हैं, बाहर जो फसल है उसमें CO2 जो अभी 419 है ppm उतना ही रहेगा। वो एक इसका खासियत है। और दूसरा ये है कि जैसे आप देख रहे हो कि IR जो थर्मल हीटर्स होते हैं उससे हम 2 डिग्री तक इसमें तापमान बढ़ाते हैं। बाहर के 30 डिग्री है तो यहाँ 32 डिग्री करते हैं इसके अंदर, ताकि हमें पता चला कि जब तापमान बढ़ रहा है तो फसल के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। और इसका जब कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, वो कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए हमारा एक अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है और यहाँ से सेंसर्स देखते हैं कि कितना CO2 बढ़ रहा है और कितना तापमान बढ़ रहा है। उसी हिसाब से उसको हम सेट करते हैं कि उतना ही बढ़ना चाहिए, तब तक वो हीटर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। वैसे ही CO2 भी 550 ppm तक रखते हैं सेट, और जैसे ही कम हो रहा है 550 से मान लीजिए 525 या 530 तक आ रहा है तो तुरंत वो रिलीज़ कर देता है। जब 560 तक जा रहा है तो फिर वो बंद कर देता है। और इसमें हमारा जो रेगुलेशन होता है CO2 या तापमान कंटिन्यूस, मतलब 24 आवर्स ए डे, एवरी मिनट रेगुलरली इसका सैम्पलिंग होता है। सैंपल यहाँ से वहाँ एक हमारा इंफ्रारेड गैस एनालाइज़र वो लगा हुआ है, वो सैंपल करता है इसमें एटमॉस्फेयर में कितना CO2 है, कितना टेम्परेचर है, और उस हिसाब से हम जो सेट लेवल किया 550 और 2 डिग्री बढ़ना है तो बढ़ा के इसमें रखते हैं, ताकि फसल के ऊपर हमें पता चले कि कितना प्रभाव हो रहा है। ओजोन जो बढ़ रही है यहाँ पर, जिससे कि काफ़ी फसलों को नुकसान होता है। और ये ओजोन जो है ये हमारे पास, ये हम यूरिया डाल रहे हैं अपने खेतों में, और जिससे उर्वरक क्षमता तो है ही, लेकिन उसमें से काफ़ी सारी जब यूरिया डिग्रेड होता है तो उस हिसाब से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है वो हमारे पर्यावरण को बहुत दुष्प्रभाव डालती है। उस दुष्प्रभाव डालने से हम जो यहाँ पर शोध करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारी जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो कितनी बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक लोगों ने अनुमान लगाया है कि उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 ppb पर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर शोध करते हैं कि अगर हम इतनी ओजोन कंसंट्रेशन पर इन फसलों को उगाते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग फसलों पर प्रयोग करते हैं, जैसे कि गेहूँ, चना पर और सरसों पर और बाकी सब क्रॉप्स पर हम उसमें देखते हैं प्रभाव। तो इतनी ppb होने पर कितना दुष्प्रभाव होगा। और फिर क्योंकि खाली ओजोन ही नहीं हमारे पर्यावरण को वो कर रही, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, और उस वजह से टेम्परेचर भी अलग अलग टाइम पर आप देख रहे हैं कि फरवरी के महीने में हम किस तरह से दिन का तापमान कितना बढ़ता जा रहा है और हमारा रात का तापमान थोड़ा कम है। तो जो तापमान बढ़ रहा है वो तापमान, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को मिलाकर जब हम शोध करते हैं यहाँ पर कि इन तीनों के दुष्प्रभाव से हमारी फसलों पर क्या प्रभाव होगा, जैसे कि गेहूं के दाने पर, राइस के दाने पर, और जितने मस्टर्ड के हम जो ऑयल की क्वालिटी है उस पर कितना उसकी क्वालिटी ख़राब होती है या उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये सब चीज़ों पर हम शोध करते हैं। और साथ में हम ये भी चीज़ें निकालते हैं कि अगर हमें इन सब चीज़ों का दुष्प्रभाव को रोकना है तो हम कौन कौन सी ऐसी तकनीकी विधियां निकाल सकते हैं जिससे कि हमारा ये रुक जाए, प्रभाव भी रुक जाए और हमारी फसल भी बहुत अच्छी हो जाए, फसल यील्ड में भी बहुत अच्छी हो जाए और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। इसमें हम कुछ हमारे सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं
जो इसके जिसका हम ये प्रयोग करके देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर डिफरेंट बैक्टीरिया लेते हैं, बैसिलस लेते हैं, सुडोमोनास लेते हैं, उनकी अलग अलग प्रजातियाँ डालकर हम इसमें देखते हैं वो किस तरह से इसके दुष्प्रभाव को ख़त्म करती हैं। और साथ में हम कितना इसमें पानी डालेंगे, कितना हमें इसमें रसायन डालना है फर्टिलाइज़र के रूप में, और कितना बायो फर्टिलाइज़र मिक्स करना है, ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक अच्छा प्रभाव है और जो ओजोन का दुष्प्रभाव है उसको हम कर सकें, और टेम्परेचर भी हमारा अलग अलग, इस तरह से हम अध्ययन करते हैं। ये थे फेज के बारे में कुछ अहम बातें। आपको बता दें कि तापमान ढाल टनल फेज सेटअप का एक अहम हिस्सा है। इसमें एक टनल बनाई जाती है और उसका तापमान बढ़ाकर उसमें अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। फिर उन फसलों पर बढ़ते तापमान और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। आइए जानते हैं इस तकनीक के बारे में। हमारे यहाँ जो शोध हो रहा है जो जलवायु परिवर्तन पे, उसका एक फैसिलिटी है जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट टनल। उस पे हम फसल को उगा रहे हैं और उस टनल के अंदर 3-4 तापमान में फसल ग्रो हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए तापमान को, चाहे वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री हो, उसका फसल पे क्या प्रभाव हो रहा है, उसके साथ मिट्टी पे भी क्या प्रभाव हो रहा है। और उसमें हम बहुत तरह के फसल ग्रो कर रहे हैं, बहुत तरह के वैरायटी ग्रो कर रहे हैं, ताकि उससे हमें पता चले कि कौन सी वैरायटी पे इफ़ेक्ट ज़्यादा है और किस पे कम है, या पानी का कोई प्रबंधन करके या फर्टिलाइज़र का कोई प्रबंधन करके उसका जो खराब प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का, उसको हम कम कर सकते हैं कि नहीं। ये जो टनल है इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा है जिससे तापमान एक तरफ सबसे कम है, उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। उसको हम 4-5 प्लॉट में डिवाइड कर लेते हैं और 4-5 प्लॉट में क्रॉप ग्रो होता है, और उससे हम देखते हैं कि पूरा फसल का जो पीरियड है ग्रो करने का, उसमें टोटल कितना तापमान बढ़ा, और उससे हम देखते हैं कि क्रॉप पे वो जो तापमान बढ़ोतरी की क्या प्रभाव है। आप सबने सुना होगा कि हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। तो ये वायुमंडल का जो तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे कुछ गैसें होती हैं जो कि जिनका उत्सर्जन होता है, और ये उत्सर्जन जो हमारी खेती किसानी से भी होता है, ये उत्सर्जन हमारे इंडस्ट्री से भी होता है। तो हम लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जी तापमान जो बढ़ रहा है उसके लिए पेड़ कट रहे हैं या इंडस्ट्री है, इसकी वजह से ये तापमान बढ़ रहा है। लेकिन जो तापमान बढ़ रहा है उसमें हमारे जो खेती है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो कई तरह की गैसें होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, इनके उत्सर्जन से हमारा वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो तापमान को एक मुकाबले में बढ़ाती है, तो जो मीथेन है वो उसकी क्षमता 25 गुना है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी क्षमता 300 गुना है हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ाने के लिए। क्योंकि आज निकला हुआ एक कण इन गैसों का, वो आज से कम 20 साल, और मीथेन रहती है हमारे वायुमंडल में, और नाइट्रस ऑक्साइड 115 साल रहती है। तो इसकी वजह से इनका तापमान बढ़ाने में इनकी क्षमता ज़्यादा है। तो जो हमारी खेती है इसमें से जो मेन है जो है फर्टिलाइज़र। जब भी हम नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है हमारा पौधा जो है वो ज़्यादा नाइट्रोजन, मतलब उसकी जो जितना भी नाइट्रोजन हम लगाते हैं, कुल 30 से 35% तक ही नाइट्रोजन का वो उपयोग कर पाता है। बाकी का जो नाइट्रोजन उर्वरक है वो जो या तो उड़ जाता है या नीचे भूतल में चला जाता है, या इसके अलावा जो ये गैस मैं आपको बता रही हूँ नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसमें हमारे खेतों से इसका उत्सर्जन होता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है इसकी वजह से हमारा तापमान बढ़ रहा है, तो हमें इसे कम करना है हमारे खेतों से। तो एक ये गैस होगी, और दूसरा गैस जो मैंने आपको बताई वो है मीथेन। मीथेन जो है ये हम धान के खेत में जब हम पानी भर कर के सिंचाई करते हैं और उसकी खेती करते हैं, तो इसमें से काफ़ी मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो हम सब मिल के इसमें योगदान दे सकते हैं कि हम इन गैसों का उत्सर्जन कम करें, ताकि इस जो वायुमंडल में जो ये तापमान बढ़ रहा है इसमें हम कुछ कमी ला सकें। तो इसके लिए कुछ तकनीकें हैं जो कि मतलब हम कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है अभी हम लोग नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करने से
हमारे इन गैसों का उत्सर्जन तो कुछ कम हो रहा है। लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा ही सस्ता और सरल उपाय है। आप उस छोटे से लीफ कलर चार्ट पे से अपने पत्ती का रंग अगर मिला के देखें तो उससे पता लग जाएगा कि हमें उर्वरक इस्तेमाल करना है नहीं करना। उससे क्या होगा कि जब पौधे को ज़रूरत होगी तभी आप उर्वरक लगाएंगे, और बिना ऐसे नहीं है कि भाई आप 30 दिन हो गए हैं तो हमें उर्वरक लगा देना है। तो हमें समय समय पर उसको रंग को देखते हुए तभी आप कोई भी नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल करें, और उससे ये होगा कि आपका जो ये गैस मैं बोल रही हूँ नाइट्रस ऑक्साइड, इसके उत्सर्जन में कम से कम आप 10 से 15% की कमी ला सकेंगे। और दूसरी बात ये है, खाली इसमें गैस की कमी नहीं होगी, आपकी लागत में भी कटौती होगी। दूसरी चीज़ है कि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन उर्वरक की जगह पे जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र है, तो वो बायो फर्टिलाइज़र आपको पता है कि वो अपने आप से वो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको वो अपने में समा लेता है और मिट्टी में मिला देता है। तो आपको उसमें अगर आप बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो नाइट्रोजन के उर्वरक की जो लागत है उसमें आपको कम से कम 25% तक की आपकी कटौती हो सकती है। तो एक तो पैदावार बढ़ेगी और दूसरा नाइट्रोजन उर्वरक की जो लागत है उसमें भी कमी आएगी, और आपका जो योगदान रहेगा पर्यावरण के प्रति वो आपके आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, जिनको कि ये सब देखना पड़ेगा कि भाई वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। अभी तो हमें नहीं पता लगता अभी, लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसको इसका दुष्प्रभाव देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम सब मिलकर ये करें। हाँ, अभी मेरे पीछे आपको ये दिखाई देगा, ये जो खेत है इसमें कुछ डब्बे लगे हुए हैं। ये डब्बे हम लोग यही मिट्टी से कैसे हरित गृह गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये हम इसमें से अलग अलग तरह के नाइट्रोजन उर्वरक जैसे कि नीम कोटेड यूरिया हो गया, लिक्विड नैनो यूरिया हो गया, बायो फर्टिलाइज़र हो गए, लीफ कलर चार्ट के थ्रू नाइट्रोजन उर्वरक, इन सब को अलग अलग तरह मात्रा में हम लगाते हैं और फिर हम उसमें से ये हरित गैसों के उत्सर्जन को मापते हैं और ये तरह का शोध कर रहे हैं कि कौन सी वैरायटी में से कम गैस निकल रही है, कौन से उर्वरक से कम गैस निकल रही है, कितना पानी लगाने से कम गैस निकल रही है। साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि आपकी जो पैदावार हो उसमें कोई कमी ना आए। ये एक क्लोज चैम्बर है, इस क्लोज चैम्बर के थ्रू हम ग्रीन हाउस गैस सैम्पलिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एल्यूमिनियम का चैनल होता है, इसको जब हम किसी भी फसल की शुरुआत करते हैं तो हम सॉइल में 2 लाइनों के बीच में लगा देते हैं। उसके बाद जब तक वो फसल हमारे खेत में रहती है उसको हम थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दैट क्रॉप हम उसका एनालाइज करते हैं खेतों से। तो इसमें ये चैनल लगाने के बाद जब भी हम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बारे में सैम्पलिंग करते हैं तो ये सैम्पलिंग होती है 0 आवर पे, फिर उसके बाद ½ एन आवर पे एंड 1 आवर पे। तो हम जो पहली सैम्पलिंग करते हैं जब हम फील्ड पे आते हैं तो जो ये एल्यूमिनियम का हमारा चैनल होता है इसको हम पानी से फिल कर देते हैं। उसके ऊपर हम ये जो हमारा एक्रेलिक चैम्बर है इसको हम रखते हैं ताकि ये पूरा का पूरा एक क्लोज चैम्बर टेक्निक बन जाए, उससे कुछ भी जो एयर है वो लीकेज ना हो। फिर हम इमीडिएटली जैसे ही हम डब्बा रखते हैं तो हम 0 आवर की सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद हम फिर दोबारा गैस मापते हैं डब्बे से, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद हम फिर मापते हैं। इस तरीके से हम फील्ड से ये ग्रीन हाउस गैस का सैंपल लेके जाते हैं लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर। वहाँ जाके हम इस सैंपल को गैस क्रोमेटोग्राफ के थ्रू एनालिसिस करते हैं और जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का फ्लक्स है पर दिन का उसका मेजरमेंट करते हैं। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं।
LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर की। आइए जानकारियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CO2 की आज की डेट में जो कंसंट्रेशन है खुली हवा में, वो लगभग 400 ppm है, लेकिन हम लोग 500 से 550 ppm तक CO2 बढ़ा के और ये स्टडी करते हैं, ये रिसर्च करते हैं कि हमारी फसलें इतना 1 डिग्री टेम्परेचर और 400 से 550 ppm तक, मतलब 150 ppm CO2 ज़्यादा दे के, जो लगभग आने वाले 20 साल बाद CO2 का लेवल हो जाएगा, ये मान के चलते हैं साइंटिस्ट लोग। तो वो आज के कंडीशन में ही डाल के फसलों को देखते हैं कि फसलें कैसा बिहेव कर रही हैं। इसको लगाने से अगर हम फ़ायदे की बात करें, फसलों में बहुत सी फसलें हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं में उसका बायोमास बढ़ जाता है ना। आलू लगाते हैं, आलू में भी CO2 टेम्परेचर देने से बायोमास बढ़ जाता है। जैसे हमारी मक्का है, मक्का में बायोमास भी बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ईल्ड उस रेशो में नहीं बढ़ती है जिस रेशो में बायोमास बढ़ जाता है। उसका मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है CO2 की उपस्थिति में, तो उसमें उसका बायोमास बढ़ जाता है और ग्रेन क्वालिटी उस रेशो में नहीं बढ़ पाती जिस रेशो में उसका बायोमास बढ़ जाता है। कुछ फसलों में अच्छा प्रभाव रहा है और कुछ में थोड़ा डाउन भी रहा है, इसका यील्ड के ऊपर भी ये इसका इफ़ेक्ट रहा है। जैसे आप है ना, गेहूं को लेके चलो, गेहूं में अगर आपने CO2 ज़्यादा दे दिया और टेम्परेचर भी आ रहा है, तो उसमें ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ग्रोथ तो अच्छी हो गई, बड़ा हो गया, लंबा हो गया, लेकिन जब उसमें बाली निकलने का नंबर आता है तो वो गिर जाता है खेत में। इससे क्या होता है, गेहूं तो आपकी अच्छी है देखने में, लेकिन उस टाइम पे आके ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। किसकी वजह से? CO2 ज़्यादा देने की वजह से या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। लेकिन जब बाली लगती है तो गेहूं हमारा गिर जाता है, लॉजिंग हो जाती है, तो उससे हमारी पैदावार गेहूं की घट जाती है। तो इस तरीके से देखें, अगर आपकी क्रॉप ना गिरे तो फिर तो आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो गिरने से उसमें पैदावार पे नुकसान पड़ता है और ग्रेन क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पौधों की वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन उपज घट जाती है। इन चुनौतियों से निपटने में मिलेट्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये मजबूत पौधे होते हैं और ये अधिक तापमान को सहने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं और इसलिए भारत में मिलेट्स को उगाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स भारतीय कृषि में काफी रुचि ले रहे हैं और हाल ही में उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के पर्यावरण संभाग का दौरा किया और फेस तकनीक का जायजा लिया। And it will be able to counteract the negative effect of ozone to a certain extent. So this facility we are studying the interaction of. There's still big error bars on the effects of CO2. That's right. हमारे यहाँ आज संस्थान में मिस्टर बिल गेट्स आए थे, जिन्होंने नानाजी देशमुख प्लांट फिनोमिक सेंटर में किस प्रकार से हम
जो जनन द्रव्य हैं उनकी पहचान अधिक उपज देने के लिए, सूखा रोधी क्षमता के लिए और जो हमारी न्यूट्रिशन यूज इफ़िशियंसी है उसके लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज फैसिलिटी का उन्होंने भ्रमण किया और गेहूं में संरक्षित खेती के लिए जो अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और चने में जो सूखा रोधी किस्में विकसित की गई हैं, द्रोण के क्षेत्र में पूसा संस्थान में क्या अनुसंधान किया जा रहा है, किस प्रकार से द्रोण के माध्यम से सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने का और खेत के अंदर बीमारी लगी है, कीड़े लगे हैं नहीं लगे हैं, इसका पता लगाने के लिए द्रोण का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है, इन सारी बातों के ऊपर गहन चर्चा हुई। और हम लोग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिल करके और भी बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें एक कार्यक्रम है जिसमें कि 9 फसलों में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, प्लांट ब्रीडिंग का जो कार्यक्रम है उसको किस प्रकार से डिजिटाइज किया जाए, जीनोमिक सिलेक्शन एडवांस टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग कैसे करें, जीनोम एडिटिंग के द्वारा किस प्रकार से हम रोग रोधी किस्मों का विकास करें, ये सब कई प्रोजेक्ट हम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कर रहे हैं और मिस्टर बिल गेट्स के विजिट से हमारे सहयोग में और निरंतरता आएगी और मजबूती मिलेगी। आज हमारे को चेयरपर्सन मिस्टर बिल गेट्स यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आए थे, जहाँ पे इन्होंने देखा कि भारत कैसे नए नए इनोवेशंस और तकनीक लगा रहा है हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए, और जहाँ पे हम लोग गेहूँ, राइस, मस्टर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप वैरायटीज़ को स्क्रीन कर रहे हैं। इन सब में उनको ये देखने को मिला कि कहाँ पे भारत के इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि खाली भारत के लिए नहीं बल्कि इस रीजन में और बाकी देशों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये साल जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। मिलेट्स या जो हम कह रहे हैं श्री अन्न, ना सिर्फ भारत के लिए बट कि विश्व के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ये क्लाइमेट स्मार्ट है, न्यूट्रिशन स्मार्ट है और आगे चल के जो हम लोग कह रहे हैं कि डायबिटिक है और मधुमेह से बहुत लोग जो पीड़ित हैं उनके लिए ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद ग्रेन है। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ मिलेट्स मिलते हैं और आज उन्होंने खुद देखा कि यहाँ पे ऐसी तकनीकें हैं जो IRI ने बनाई हैं जिसमें कि मिलेट को प्रोसेस करके उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाई सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले किए गए, जिसमें कि बिस्किट्स, कुकीज़, डो, चपाती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लड्डू जो मिलेट से बने हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं बट कि उनको ग्रो करने के लिए उनको कम पानी की ज़रूरत है, वो ड्राउट कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, हायर टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सब उन्होंने देखा और उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे जो भारत दिखा रहा है अपनी लीडरशिप इसमें मिलेट्स में, वो बाकी देशों के लिए मिसाल है। हम एग्रीकल्चर में भारत में 2007 से काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहले हम लोग इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिशन एज वेल एज वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेंडर बेस्ड जो इंटरवेंशंस हैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में बहुत बहुत ज़रूरी हैं। जिस चना जो है डॉट टॉलरेंट चिकपी जो है वो हमारी पार्टनरशिप ICAR के साथ और CGIAR इंस्टीट्यूशंस के साथ ये एक जॉइंट पार्टनरशिप था, जिसमें कि हम एक इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ्स के साथ हमने प्ले किया ताकि ये जो डॉट टॉलरेंट वैरायटी है जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से भी बनी है ये जल्दी निकल सके और ये जो है आपके इंडिया में फटाफट रिलीज़ भी हो सके। तो कुछ ऐसे बहुत सारे पार्टनरशिप्स हैं जो हम करते हैं ICAR के साथ, IRI के साथ और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो कृषि विशेष में आज आपने जाना फेस तकनीक के बारे में। उम्मीद है आज के एपिसोड में जो जानकारियाँ दी गई वो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय और जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।